नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड 11th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, 11th नंबर क्वेश्चन जो आपका है टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको इसके पहले नियम भी बता दिया है। टैक्स लायबिलिटी का नियम क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। अगर आपने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है तो उसको ज़रूर लिखिए, नोट्स बनाते चलिए। एक एक क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे। तो ध्यान देना है, मैंने क्या बोला था रूल्स रेगुलेशन में। ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में अर्न की गई हो, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में अर्न की गई हो और इंडिया में वह रिसीव होती हो। मतलब होता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में कमाएगा, वो चाहे यहाँ के लिए रेजिडेंस हो, यानी कि रेजिडेंस को ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहते हैं, और चाहे नॉन रेजिडेंस हो, और चाहे और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो। साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों की दशाओं में टैक्सेबल होता है। कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी इंडिया में यदि कमाई करता है, इंडिया में जो भी कमाई करेगा उस पर टैक्स लगेगा, कमाने के बाद वो चाहे जहाँ ले जाए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया, ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में रिसीव होती हो, जो इंडिया में रिसीव होती हो। जैसे कोई सऊदी में कमाया, कुवैत में कमाया, अमेरिका, जापान, नेपाल, भूटान, वहाँ पर अर्निंग की और उसे डायरेक्ट यहाँ पर रिसीव होती हो, तो तीनों में टैक्सेबल होगा। तीनों का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंस, जिसे रेजिडेंस के नाम से जानते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस जिसे असाधारण निवासी के नाम से जानते हैं, उसके बाद नॉन रेजिडेंस जिसे अनिवासी के नाम से जानते हैं। ये आपका है, मतलब कि इंडिया में अर्निंग हो तब टैक्सेबल होगा, और इंडिया में रिसीव अगर कोई इनकम हो तब तीनों में टैक्सेबल होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले भी। अब आपको क्या ध्यान देना है, मैंने एक बताया है, बिजनेस अगर कोई व्यक्ति करता हो, इंडिया के बाहर बिजनेस करता हो, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग इंडिया से हो, उसकी कंट्रोलिंग इंडिया से हो, उसका मैनेजमेंट इंडिया से हो, तो 2 में लगेगा, साधारण निवासी में लगेगा, असाधारण निवासी में लगेगा। अगर कोई बिजनेस है इंडिया के बाहर, कंट्रोल इंडिया से होता है, और उसकी इनकम जो होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस दोनों में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंस में एग्जेम्प्ट होगी। इसको भी मैंने आपको बताया है। कंट्रोल इंडिया से नहीं है, भारत के बाहर कोई पैसा प्राप्त कर रहा है, वहीं कमा रहा है, वहीं पर रिसीव कर ले रहा है, तो मात्र पहले कंडीशन में टैक्सेबल होगा, बाकी 2 कंडीशन में टैक्सेबल नहीं होगा। और मैंने आपको क्या बताया, पांचवा नियम ध्यान देना है। कोई पास्ट ईयर इनकम है, जो कोई व्यक्ति कहीं कुवैत में रहता है, कहीं बाहर रहता है, सऊदी में रहता है, अमेरिका में रहता है, वह इंडिया जब आता है तो वहीं पर कमा के पैसा इकट्ठा किया है, प्रीवियस ईयर में लेकर आया, तो उस इनकम पर टैक्स नहीं लगता, किसी भी दशा में टैक्सेबल नहीं होता। तो यही आपको 5 याद रखना है, चाहे इंडिया में कमाए, चाहे बाहर का पैसा इंडिया में रिसीव बोले, चाहे क्या बोले, चाहे कंट्रोलिंग हो। कंट्रोलिंग होगी तो क्या होगी, इंडिया से, तो 2 में लगेगा, कंट्रोल नहीं है तो 1 में लगेगा, पास्ट ईयर इनकम है तो 0 में। 0 में का मतलब किसी में नहीं लगेगा। एक एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आप समझेंगे, आप पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, इसमें खास कुछ नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है जो सॉल्व किया जाता है वो इंग्लिश में ही सॉल्व किया जाता है, चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो। तो उनको हम बताना चाहते हैं। कहता है, श्री रमेश हैज़ द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर में श्री रमेश जी कमाए हुए हैं। पहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन।
लंदन से हाउस प्रॉपर्टी, लंदन में इनका कोई हाउस है, कोई मकान है, वहाँ से इनकम कमाए हुए हैं। उसके बाद कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन कंप्यूटेड। 28,000 रुपये इनकम भारत में, इंडिया में रिसीव हो रही है और जो सर्विस इन्होंने दिया है लंदन में दिया हुआ है। कंप्यूटेड का मतलब सब कुछ काटने के बाद। उसके बाद कहता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है बिजनेस। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। आपको कंप्यूट करना है रमेश के लिए रेजिडेंस नॉन रेजिडेंस। देखो 3 टॉपिक मैंने बताए थे, लेकिन इसमें 2 ही पूछ रहा है, तो 2 ही पूछ रहा है तो 2 ही हम बताएंगे। क्या पूछ रहा है? कंप्यूट इनकम ऑफ रमेश, रमेश की इनकम को पूछ रहा है। हम इसे कह सकते हैं ऐसे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। हम जब कंप्यूट करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, तो मैंने क्या बोला है, इसके पहले पढ़ाए होंगे, बहरहाल उसका काम अभी यहाँ पर नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 5 को ऐड कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ से पैसा कमाए हैं वो बताया है क्वेश्चन में, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए बता दिए। 5 हेडों की इनकम को जब ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाता है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, हमेशा लिखना पड़ेगा फॉर द असेसमेंट ईयर, जो आपकी किताब में क्वेश्चन में पेपर में पूछे, पेपर में दिया रहेगा असेसमेंट ईयर कौन सा, तो वही असेसमेंट ईयर आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे क्या कहता है? पहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। लेकिन उसके पहले आपको एक कॉलम बना लेना है, ऐसे कॉलम बना लेना है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो सजा करके अच्छे से अगर आप लिखते हैं तो आपके महत्ता वहाँ पर बढ़ जाती है। तो आपको लिखना है सबसे पहले पार्टिकुलर, आपको लिखना है रेजिडेंस। क्या बोल रहा है पहला? देखो क्वेश्चन में जरूरी है, देख लो, रेजिडेंट, रेजिडेंट, उसके बाद नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, उसके बाद नॉन रेजिडेंट। अब आगे क्या करेंगे? जो जो बोला है, देखो हमने 3 रूल में तीनों बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछे उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो तीनों जहां आएगा उसको तीनों भी बताएंगे भाई। तो आपको ध्यान देना है, पहला पूछ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। ऐसे लिखो, अपने यही पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा आपको। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। आप ये समझिए, ऐसी कोई इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से हुई है, वह हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, वह हाउस प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, वहीं पर कमा रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है कि यहाँ रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर टैक्सेबल हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिसीव नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर है, कंट्रोलिंग भी इंडिया से नहीं है। जब यहाँ रिसीव नहीं हो रहा है इंडिया में, जब यहाँ पर अर्निंग नहीं हो रही है इंडिया में, जब यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा है इंडिया में, तो एक कंडीशन में केवल टैक्स लगता है। कब लगता है? मात्र रेजिडेंट में, यानी कि मात्र निवासी वाली कंडीशन में, जिसे साधारण निवासी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर। तो कितना पैसा है भैया? देखो, हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं 40,000, ऐसे लिख देंगे आप 40,000। अब मान लीजिए इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पूछा है
ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी पूछता तब केवल ऑर्डिनरी में लिखा जाता। क्यों लिखा जाता? मैंने बोल दिया इंडिया के बाहर अगर कोई पैसा कमाया गया है, वह अगर इंडिया में रिसीव होगा तो तीनों में लगेगा। कमाए हैं इंडिया के बाहर लेकिन इंडिया में नहीं रिसीव हो रहा, वहीं रिसीव कर रहे हैं। जब कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब मान लीजिए वहीं रिसीव कर रहे हैं। तो आपको समझ लेना है कि केवल एक दशा में, पहली दशा में 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप आपको आने लगेगा। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव इन इंडिया। ये जो नौकरी किए हैं, ध्यान दीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विसेज इन लंदन। आप समझिए, नौकरी किए हैं लंदन में और उनकी सैलरी कहाँ रिसीव हो रही है? इंडिया में रिसीव हो रही है। तो आपको ध्यान देना है दूसरा, इसमें रिसीव बोला है, लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। जब कोई सैलरी 28,000 कंप्यूट करने के बाद इंडिया में रिसीव हो रही है, सर्विस किया है लंदन में, मतलब इंडिया के बाहर, लंदन के अलावा कोई अन्य कंट्री हो सकती है। तो आपको मैंने बताया जब इंडिया में रिसीव बोला हो तो तीनों में, तीनों का मतलब यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 में। उसके बाद आपको ध्यान देना है, तीसरी नंबर कंडीशन आती है। तीसरा नंबर क्या बोला है? जब 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा, हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सब हम बताएंगे आपको। अगला ध्यान देना है, कह रहे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, लंदन इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोलिंग अगर इंडिया से हो रही है तो मैंने क्या बताया, 2 कंडीशन में, रेजिडेंट जिसे बोलेंगे और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसे बोलेंगे, इन दोनों में टैक्सेबल होगी, बाकी नॉन रेजिडेंट में एग्जेम्प्ट होगी। तो आपको लिखना है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड इन इंडिया। इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। कितना पैसा कमा रहे हैं? 1,20,000। आप समझिए मैंने क्या बोला, शब्द मैंने बोला कि 3 में लिखा जाएगा, 2 में लिखा जाएगा, तीसरे में। ये तीसरा वाला दिया, दूसरा वाला दिए नहीं, दूसरा वाला पूछे नहीं रहा है, समझ रहे हैं? तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें बताया रहेगा, दूसरा वाला तीसरा वाला सब दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप डेस्क कर देंगे। अगर 3 कॉलम बनते हैं, 3 कॉलम का मतलब ए वाला सबसे किनारे चला जाता, यहाँ पर लिखा जाता नॉन ऑर्डिनरी, यहाँ पर लिखा जाता ऑर्डिनरी, तो 2 में टैक्सेबल होता। अगर कोई कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो कहाँ कहाँ पर टैक्सेबल होगा? रेजिडेंट दिया होगा तो रेजिडेंट में, नॉन ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी दोनों में। उसके बाद चौथा, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर कह रहा है। प्रॉफिट कमा रहे हैं कानपुर से। भैया कानपुर इंडिया में है ना, जब इंडिया में कानपुर है तो आपको खुदे पता है, जब इंडिया में पैसा पैदा हो भैया टैक्स सब में लगेगा, चाहे आप निवासी हों, चाहे अनिवासी हों, चाहे असाधारण निवासी हो, कुछ भी हो, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना रुपया दिया गया है? 1,10,000। 5वें के बाद आपको ध्यान देना है, चौथे के बाद आपको ध्यान देना है 5वां। कह रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया।
आपको बताया गया है एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगा, एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त। इसको ऐड कर लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ये सब ऐड कर लेंगे। जब आप ऐड करेंगे आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। आपका आंसर आ रहा है 2,98,000। उसके बाद आपका आंसर आ रहा है 1,38,000। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगर समझ में ना आवे तो आप वीडियो को फिर से देखिए, तब भी ना आवे तो अगले क्वेश्चन में प्रयास कीजिए, तब भी ना आवे तो आप हमसे संपर्क कीजिए, सर हमें नहीं आ रहा है। और ऐसा कुछ है नहीं कि जो ना आए। क्या बोला मैंने नियम? मैंने बोल दिया है इंडिया में रिसीव हो, इंडिया में कमाया गया हो तो तीनों में लगेगा। असल बात इसमें दो ही पूछा गया था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा से। और कंट्रोल इंडिया से हो तो दो में लगेगा, कंट्रोल इंडिया से नहीं है तो किस में लगेगा, एक में लगेगा। और पास्ट ईयर इनकम वाला दिया नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है कि एग्जेम्प्ट होता है, तो इसे आप अपने कॉपी में लिख लो। नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड 12th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया है? इसके पहले मैंने आपको टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड 12th नंबर क्वेश्चन रूल्स बताए। इस क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 12th नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एनालिसिस करके अच्छे से बताएंगे। पूरी वीडियो देखिए, क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें बताइए, आपको समझाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं। कहता है फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मोहन। अब भैया मोहन की कमाई है, मोहन की इनकम है, दी गई है। कहाँ कहाँ से कमाई कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। कह रहे हैं रिसीव 1,000 इन इंडिया विच एकर्ड इन इंग्लैंड। इन्होंने कमाया इंग्लैंड में, बट इन्होंने रिसीव किया कहाँ, इंडिया में। मैंने आपको रूल्स बताए हैं। ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में डायरेक्ट रिसीव हो रही हो, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में डायरेक्ट रिसीव हो रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि भैया ये तीनों में टैक्सेबल होगा। बताया है कि नहीं? बताया है, ठीक है। अगला है 2,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड। इंडिया में अर्न करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं 2,000। मैंने ये भी बताया है कि ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में अर्न की जाए, इंडिया में कमाई जाए, वो तीनों में टैक्सेबल होती है। अभी सॉल्व करके भी बताते हैं क्वेश्चन। अगला है सी 10,000 वर अर्न एंड रिसीव इन अफ्रीका। मतलब अफ्रीका में कमाया और अफ्रीका में ही रिसीव कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं बट ब्रॉट टू इंडिया, बाद में इंडिया में लाए हैं। बाद में इंडिया में लाए उससे नहीं मतलब है, आप समझिए। अफ्रीका में कमाए, अफ्रीका में रख लिए, अफ्रीका में रिसीव कर लिए, बाद में ला रहे हैं। बाद में लाने से नहीं मतलब होता है, रिसीव डायरेक्ट होगा तभी होगा तीनों में। इसमें केवल एक में होगा, कंट्रोल होगा तो दो में होगा, कंट्रोल कुछ नहीं है। अगला है 8,000 वर अर्न एंड रिसीव इन जापान फ्रॉम बिजनेस। मतलब कि 1,000 रुपीज़ है, अर्न किया जापान के बिजनेस से और वहीं पर रिसीव भी किया गया है। उसके बाद कह रहा है कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जापान दिस अमाउंट वाज नॉट बॉट टू इंडिया। मतलब कंट्रोल भी वहीं होता है बाहर ही, मैनेजमेंट भी होता है वहीं बाहर ही, इंडिया से कोई मतलब नहीं है। जब इंडिया से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब का मतलब होता है भारत में नहीं लाया गया है, भारत में पैसे नहीं आया, वहीं खर्च वर्च कर दिए होंगे, तो इनके लिए टैक्सेबल क्या होगा? इनके लिए टैक्सेबल केवल एक कंडीशन में होगा, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से नहीं है। अगला है नेक्स्ट डी के बाद ई 6,000 वाट
अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम सम ईयर विच वाज बॉट इन इंडिया प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो पहले से कमा के रखे हैं इंडिया के बाहर, ठीक है, जिस पर पहले कोई टैक्स नहीं लगा है इंडिया में, वो प्रीवियस ईयर में लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब पास्ट ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में लेकर आ रहे हैं। वैसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है, ठीक है, वैसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है, किसी में भी टैक्स नहीं लगता। तो इसमें कितने दिए हैं, कुल मिलाकर के गिने चुने 5 दिए हैं। बता दूं इसमें आंसर नहीं आएगा आपका, इसमें वही दे दिया है, आप बुक में देखें तो ए में ए बी टैक्सेबल, सी डी टैक्सेबल ऑर्डिनरी, ई नॉट टैक्सेबल। तो मैं आपको आंसर सहित बताता हूँ, ठीक है, आंसर सहित बताऊँगा और अमाउंट लिख के बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। क्या लिखा जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे होगा, नरेशन फॉर द असेसमेंट ईयर, इतना जो असेसमेंट ईयर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वो दिया ही रहेगा, आपके बुक में जो दिया रहेगा। इतना लिखने के बाद भाई क्या करना है आपको, पहला क्या बोला है, रिसीव 1000 इन इंडिया विच एकर्ड इन इंग्लैंड। समझ रहे हैं, तो पहले कॉलम ऐसे बना लो, कॉलम में सभी को सम्मान देना है, सभी का कॉलम बनेगा, इसमें ऑलरेडी 4 कॉलम बनेंगे, पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो पहले बोला है रेजिडेंट, चाहे रेजिडेंट बोलो चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोले, बात एक ही हुई, चाहे आप रेजिडेंट बोलेंगे और चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे, आपको ध्यान देना है, चाहे जो बोले, चाहे रेजिडेंट चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद आपको लिखना है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या लिखेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद लिखेंगे नॉन रेजिडेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं निवासी, इसे असाधारण निवासी, इसे अनिवासी। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में है रिसीव इंडिया में हुई है, ऐसे लिखा जाएगा रिसीव इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुई है। और आपको ध्यान देना है अर्न कहाँ किया गया है, अकर्ड कहाँ हुई है, एकर्ड हुई है इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कर्ड हुई है। तो मैंने क्या बोला है, जब कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो तो तीनों में टैक्सेबल होती है। जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ टैक्सेबल लिख दो, यहाँ टैक्सेबल लिख दो, यहाँ टैक्सेबल लिख दो, हम अमाउंट लिख दे रहे हैं, आप टैक्सेबल लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं, पैसा कितना पा रहे हैं, जो भी पा रहे हैं 1000 1000 1000। दूसरे में कह रहे हैं 2000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड। अर्न किया है इंडिया में, लिखा जाएगा अर्नड इन इंडिया
रिसीव इन इंग्लैंड। ये में उल्टा है, ये में वहाँ पर कमाया, इंग्लैंड में दे दिया, इंग्लैंड में कमाया और इंडिया में रिसीव किया, तो तीनों में इंडिया में कमाएगा और इंग्लैंड में रिसीव करेगा, तब तीनों में कितना पैसा है 2000। ये रुपया है 2000। तो जो सॉल्व करना है उसके लिए इसमें एक बता देते हैं, आपको टैक्सेबल लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल लिखना पड़ेगा, केवल टैक्सेबल लिखने के लिए बोला है। यहाँ टैक्सेबल लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल लिखना पड़ेगा, इतना आप जान रहे हैं, इसमें कुछ बताना ज़्यादा नहीं। अब आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर 10,000 अर्न एंड रिसीव इन अफ्रीका। 10,000 रुपया अफ्रीका में कमा रहे हैं और अफ्रीका में रिसीव कर रहे हैं। लिखा जाएगा अर्न एंड रिसीव्ड अफ्रीका। अर्न भी कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, अर्न एंड रिसीव इन अफ्रीका। उसके बाद एंड बॉट मतलब भाई इंडिया में पैसा नहीं ला रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है बॉट इन अफ्रीका। इंडिया में पैसा नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, कंट्रोल इंडिया से होगा तभी टैक्सेबल होगा। 3 में और 2 में कंट्रोल तो नहीं है, इंडिया में कंट्रोल नहीं है, इंडिया के बाहर ही कमा रहे हैं, वहीं पर रख रहे हैं। जो भी अमाउंट होगा 10,000 केवल 1 में टैक्सेबल होगा, यहाँ पर टैक्सेबल होगा। टी का मतलब टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, चौथा का मतलब इसमें है डी। 8,000 अर्न एंड रिसीव इन जापान। कंट्रोल इंडिया से नहीं है शायद, ठीक है, कंट्रोल जापान से ही है। अर्न एंड रिसीव इन जापान, जापान में अर्न कर रहे हैं, जापान में कमा रहे हैं। कितना पैसा 8,000। टैक्सेबल होगा केवल रेजिडेंट में, यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद 5वां नंबर, 5वां नंबर कह रहे हैं 6,000 अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। 6,000 अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम लिखा जाएगा इसके लिए अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉड टू इंडिया। मतलब इंडिया में ला रहे हैं, तो इसके लिए पूरा एग्जेम्प्ट होता है। अब इसके जब इसको ऐड किया जाता है, तो वही आता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ऐड कर लेंगे 1 10 8 18 2 20 1 21,000 2 1 3,000 समझ लीजिए। और आपको इसमें कुछ नहीं करना था, तो वही आंसर दिया है इन्होंने कि आंसर दिया है 12th में A एंड B टैक्सेबल फॉर ऑल।
मतलब कि ए और बी मतलब होता है ए और बी टैक्सेबल है पूरे ऑल में, यही आंसर दिया है। उसके बाद कहता है सी एंड डी टैक्सेबल है ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली में। सी एंड डी कहाँ है? ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी मतलब केवल निवासी में टैक्सेबल है, देखो यही दिया है आंसर। उसके बाद लास्ट में दिया है नॉट टैक्सेबल, यानी नहीं टैक्सेबल है, यही आंसर दिया है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम इसे आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। कहा गया है श्री हनुमान प्रसाद हैज द फॉलोइंग इनकम प्रीवियस ईयर एंडिंग। मिस्टर हनुमान प्रसाद जी की इनकम जी के दी गई है। जो इनकम दी गई है वो इनकम कौन कौन सी है? कहते हैं पहला, फर्स्ट पढ़िए आप, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम अ कंपनी। इनकम फ्रॉम सैलरी, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और इनको सैलरी मिलती है। तो मैंने क्या बताया, इंडिया के हैं हनुमान प्रसाद, जब बाहर के होंगे तो बाहर का नाम दिया होगा। ठीक है, जिसे नहीं दिया है तो कैसे पता लगा इंडिया के हैं? ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जब नाम ना दिया हो तो जानिएगा इंडिया का, फॉरेन का नाम ना दिया हो तो आपको मैंने बताया इंडिया में कोई अर्निंग होगी तो सब में टैक्स होगा, तीनों में टैक्स होगा। अगला है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड। इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है और रिसीव कर रहे हैं इंग्लैंड में। तो अगर इंग्लैंड में रिसीव कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, वहीं पर खर्च भी कर रहे हैं। इंग्लैंड में रिसीव करने का मतलब वहीं पर कंपनी होगी, ठीक है, और वहीं पर रिसीव कर रहे हैं, वहीं पर खर्च कर दे रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। डिविडेंड जो होता है वो तो उस तरह इंडियन कंपनी पर एग्जेम्प्ट होता है, इंडियन कंपनी पर एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये इंग्लैंड का मामला है इसीलिए टैक्सेबल होगा। इंडिया के व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन पाकिस्तान। हाउस प्रॉपर्टी, मकान भैया इनके इंडिया में, और मकान जो हाउस प्रॉपर्टी है, मकान इंडिया में है, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, ओके, किराया रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तान में, कमाई इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में टैक्स देंगे, तीनों में लगेगा। फोर्थ नंबर, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड डिपॉजिट, वहीं पर डिपॉजिट भी कर दिया, इंग्लैंड में पाया वहीं डिपॉजिट कर दिया, इंग्लैंड की कंपनी पर डिविडेंड पा रहे हैं तो वहीं पर करेंगे। तो मैंने बताया क्या, भारत के बाहर, इंडिया के बाहर हो तो केवल एक में लगेगा, वो भी रेजिडेंट में, उसके बाद कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कंट्रोल होगा तो 2 में लगेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है फिफ्थ नंबर, इनकम फ्रॉम बिजनेस कोलकाता। कोलकाता मैनेज हो रहा है यूएसए से, लेकिन कमाई कहाँ हो रही है, इनकम इंडिया में हो रही है तो तीनों में लगेगा, इसमें भी तीनों होगा। अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस यूएसए कंट्रोल कानपुर, यूएसए में बिजनेस है, कंट्रोलिंग इंडिया से हो रही है तो 2 में लगेगा, मैंने बोला है दोनों दशाओं में लगेगा। अगला है इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव देयर बट ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब इंडिया में अर्न किया, इनकम ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इनकम इनकी जो हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर कमाए हैं, फिर भारत में ला रहे हैं। तो आपको मैंने बताया वहीं पर कमाए, भारत के बाहर कमाए, बाद में आया तो केवल एक कंडीशन में लगेगा, पहले वाली कंडीशन में। अगला है 8th नंबर, देखो, हिज मेंटरल अंकल, ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस, इनके मामा जी हैं, उनके शादी में, किसकी शादी में, हनुमान प्रसाद जी की शादी में कुछ गिफ्ट दे रहे हैं बैंक ड्राफ्ट से 20,000,
जो गिफ्ट ड्राफ्ट मिलता है, गिफ्ट मिलती है, वो टैक्सेबल नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ना। पेपर में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। आपको लिखना है ऐसे अपनी कॉपी में, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर, आपका अपना एक कर निर्धारण वर्ष लिख देना है। बुक में दिया रहेगा असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन में दिया रहेगा। कह रहे हैं इनकम जो सैलरी से कमाए हैं, पहला उसके लिए लिखना के लिए, लेकिन पहले तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम आप ऐसे बनाएंगे, कॉलम में पहला पार्ट होगा पार्टिकुलर का, दूसरा रेजिडेंट जिसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इतना, यही इतना कॉलम बनता है। टेढ़ा मेढ़ा जो भी अच्छे से बने उसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ज़्यादा बड़ा बना दिए इसीलिए टेढ़ा लगा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो टेढ़ा ही सही मान लो ना। पार्टिकुलर लिखा जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये होता है। अब इसमें क्या क्या लिखना है, तो आपको पहला ध्यान देना है। कहीं पर भी मिले तो पहले में क्या बोला गया है, पहला कह रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम अ कंपनी कंप्यूटेड 50,000। तो लिखा जाएगा, ऐसे लिख दो, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया कितना, 50,000 50,000 50,000। भैया इंडिया में कमा रहे हैं तो तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी लिखना है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तीनों में आपको लिख देना है 10,000। देखो इंग्लैंड में रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तब की कंडीशन है। अगर इंडिया में होती तो सब में एग्जेम्प्ट होता, याद रखना एग्जेम्प्ट होता है। तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव पाकिस्तान में कर रहे हैं, भारत में मकान है, भारत में टैक्सेबल होगा तीनों में। 20,000 20,000 20,000। फोर्थ नंबर आपको ध्यान देना है, कह रहे हैं फोर्थ नंबर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रिसीव हो रहा है।
विदेशी कंपनी का अगर कोई डिविडेंड होगा तो इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड के बजाय इंडिया में रिसीव होता तो तीनों में लगता टैक्स। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, रिसीव्ड इन इंडिया, इंग्लैंड में रिसीव हो रहा है। इंग्लैंड में कितना रिसीव हो रहा है? इंग्लैंड में रिसीव हो रहा है 10,000। समझ गए? इंडिया की कंपनी में तीनों में टैक्सेबल लिखा गया है, भले याद रखिएगा। इस पर एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंग्लैंड में रिसीव किया गया, इंडिया में रिसीव होता तो तीनों में टैक्स एग्जेम्प्ट होता, डैश कर देते तीनों में, वैसे टैक्स नहीं लगता। मैंने पहले भी बताया है आपको। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन में रिसीव हो रहा है, समझ रहे हैं? तो केवल एक कंडीशन में लगेगा, भारत के बाहर है। 5th नंबर कह रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, इनकम फ्रॉम बिजनेस कोलकाता, तीनों में टैक्सेबल होगा क्योंकि कोलकाता इंडिया में है। कोलकाता कहाँ है? इंडिया में है। कितना है? 5th नंबर में कितना है? 20,000, सब में टैक्सेबल होगा। इंडिया में है कोलकाता। उसके बाद आपको ध्यान देना है 6 नंबर, 6 नंबर कह रहे हैं इनकम कर रहे हैं बिजनेस यूएसए, कंट्रोल कोलकाता से हो रहा है। इंडिया के बाहर कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोलकाता से कंट्रोलिंग होती है। बिजनेस इनकम कंट्रोल इन कोलकाता, कोलकाता कितना कहाँ है? इंडिया में है, कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। दो कंडीशन में मैंने आपको बताया है, पहली और दूसरी कंडीशन में। अमाउंट कितना लिखा गया है? अमाउंट 12,000। सेवेंथ नंबर आपको ध्यान देना है इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव देयर बट ब्रॉट टू इंडिया, मतलब कि इनकम ऑस्ट्रेलिया में कमाए, ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त किए, लेकिन उसको इंडिया में ला रहे हैं। तो केवल एक में ला रहे हैं, रिसीव थोड़ी ना हो रहा है, डायरेक्ट रिसीव होगा तब तीनों में होगा। इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप पूरा शब्द लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं बनेगी। तो इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद लिख लीजिएगा आप अर्न एंड रिसीव्ड बट बॉट इनटू इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक में लगेगा। इतना लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 8th नंबर आपको ध्यान देना है। 8th नंबर क्या ध्यान देना है? इनके मामा जी ने गिफ्ट दिया है, इनके शादी मैरिज गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा, सब में एग्जेम्प्ट होगा, नो टैक्सेबल। अगर शादी विवाह में कोई गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे। जब आप पहले वाले को ऐड करेंगे 50, 10, 60, 20, 70 और 80, 80, 20 टोटल ऐड करेंगे तो आंसर दिया गया है 1,47,000। 50, 10, 20, 10, 20, 12, 25, 1,47,000 ग्रॉस टोटल इनकम, 1,47,000। उसके बाद अगला ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1,12,000। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आएगा आपका 1,00,000 रुपया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 हम आपको